नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम एस्परजिलस के बारे में अध्ययन करेंगे। एस्परजिलस, सबसे पहले हम इसकी वर्गीकृत स्थिति को देखते हैं। प्रभाग यूमाइकोटा, उपप्रभाग एस्कोमाइकोटिना, वर्ग क्लेक्टोमाइसिटीज, गण यूरोशियल्स, कुल यूरोशियसी, वंश एस्परजिलस। एस्परजिलस की प्राप्ति स्थान की हम बात करते हैं तो एस्परजिलस एक मर्तोपजीवी कवक है और इसकी 100 से अधिक जातियां ज्ञात है। अधिकतर ये है जो सड़े गले फलों व सब्जियों पर, गीली लकड़ी पर, चमड़े पर, कागज पर, गोबर, मुरब्बे व अचार इत्यादि पर मृतोपजीवी के रूप में ग्रोथ करता है। सामान्यतः इसे नील उर्णिका अथवा हरी उर्णिका के नाम से जाना जाता है, अर्थात ब्लू मोल्ड और ग्रीन मोल्ड के नाम से इसको पहचाना जाता है। एस्परजिलस नाइजर व एस्परजिलस फ्यूमिगेटस जंतुओं और मनुष्यों में परजीवी के रूप में पाया जाता है। एस्परजिलस ग्लेवस एस्परजिलस फ्लैक्स, जो कि कई प्रकार के खाद्य पदार्थों को संदूषित करता है, एक विषैले पदार्थ एफ्लेटॉक्सिन्स का निर्माण करता है। एस्परजिलस के हम थैलस की बात करते हैं तो इसका जो कवक जाल होता है वह सुविकसित, पतले धागेनुमा, सफेद अथवा हल्के पीले रंग के अत्यधिक शाखित पट्टयुक्त कवक तंतु से मिलकर के बना होता है। पट्ट सरल प्रकार के तथा कोशिकाएं बहुकेंद्र की, और बहुकेंद्र की कंडीशन में सारे केंद्रक एक ही प्रकार के होते हैं, इसलिए उसको समकेंद्र की कहते हैं। स्टोरेज फूड है जो तेल बूंदों के रूप में पाया जाता है। एस्परजिलस की विभिन्न जातियों में पाए जाने वाले कोनिडिया व कोनिडियन ध्रुव में उपस्थित वर्णकों के कारण इनकी निभ को एक ये विशिष्ट रंग प्रदान कर देते हैं, जो कि इनकी अपनी एक विशिष्टता होती है। अब हम बात करते हैं इसके अंतर्गत जनन की, तो एस्परजिलस में जनन 3 प्रकार की विधियों के द्वारा होता है: कायिक जनन, अलैंगिक जनन व लैंगिक जनन। सबसे पहले हम कायिक जनन देखते हैं। तो इस प्रकार के जनन के अंतर्गत मुख्यतः कायिक थैलस के विखंडन अर्थात टुकड़ों में टूटने पर प्रत्येक टुकड़ा एक नवीन कवक जाल बनाने का सामर्थ्य रखता है। और ये टुकड़ा आगे चलकर करके एक पूर्ण कवक जाल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो कायिक जनन, जो कि इस प्रकार के तंतु के शैवालों के अंदर एक सामान्य प्रवर्धन की विधि है। अलैंगिक जनन,
अलैंगिक जनन कोनिडिया नामक संरचनाओं के द्वारा होता है और कोनिडिया विशिष्ट ऊर्ध्व वायवीय संरचनाओं जिसे हम कोनिडिधर कहते हैं के शीर्ष पर विकसित होते हैं। कोनिडियम धर का निर्माण की बात करते हैं तो कोनिडियम धर की उत्पत्ति कोकजाल की कुछ कोशिकाओं जो कि मोटी भित्ति होती से होता है। इन कोशिकाओं से कुछ ऊर्ध्व ब्रांचेस ऊपर की तरफ खड़ी ब्रांचेस निकलती है जो कोशिका मोटी भित्ति होती है उसे हम पाद कोशिका कहते हैं या फूट सेल कहते हैं। पाद कोशिका से निकलने वाले ऊर्ध्व उभार को हम कोनिडियम धर कहते हैं और इन शाखाओं के शीर्ष पर कोशिका द्रव्य है जो इकट्ठा हो जाता है जिससे इस कोनिडियम धर का जो ऊपर वाला शीर्ष भाग है वह गोल या पुट्टिका के रूप में आकार ग्रहण कर लेता है और इस पुट्टिका की जो कैविटीज होती है गुहा वो कोनिडियम धर के शीर्ष से सतत होती है तथा यह संरचना बहुकेंद्र की होती है और ये जो बहुकेंद्र की संरचना होती है इस बहुकेंद्र की पुट्टिका की सतह से अनेक है जो आप देखेंगे अंगुली नुमा संरचनाएं निकलती है जिन्हें हम प्रांगुल या तुम्बिका कहते हैं और प्रांगुल एकदम डेंस रूप से इस पुट्टिका के चारों ओर व्यवस्थित रहते हैं। ऐसे कह सकते हैं कि पुट्टिका को चारों ओर से घेरे रहते हैं। कई की जातियों में प्रांगुल के कई स्तर पाए जाते हैं यानी प्राथमिक प्रांगुल, इनसे निकलने वाली शाखाएं द्वितीयक प्रांगुल, द्वितीयक प्रांगुल से निकलने वाली शाखाएं तृतीयक प्रांगुल। इस प्रकार से प्रांगुल के कई हमें स्तर देखने को मिलते हैं और कोनिडिया का निर्माण होता है वो अंतिम प्रांगुल स्तर से होता है। प्रत्येक प्रांगुल जो होता है वो एक बेलनाकार आकृति का तथा एक केंद्र की संरचना होती है जिनके एपिकल भाग होते हैं वो नुकीले होते हैं। अब जो कोनिडिया का जो निर्माण होता है वो कोनिडिया का निर्माण इन प्रांगुल के ऊपरी हिस्से पर यानी ये जो प्रांगुल आपको दिख रहे हैं इनके ऊपरी हिस्से पर ऊपर की ओर टिप पर है जो इनके प्रांगुल के कोनिडिया का निर्माण तलाभिसारी क्रम में होता है। तलाभिसारी क्रम से मतलब है जैसे मान लो ये प्रांगुल है तो इसके ऊपरी भाग में पट बनने से एक केंद्रक इसके अंदर रहता है और ये है जो बाद में इस प्रांगुल से अलग होकर के गोलाकार संरचना अलग होती है जिसे हम कोनिडिया कहते हैं और वापस पुनः इसके नीचे की ओर कोनिडिया का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से प्रांगुल में परिपक्व कोनिडिया ऊपर की तरफ और युवा कोनिडिया नीचे की तरफ होते हैं। तो इस प्रकार की कोनिडिया के निर्माण को हम तलाभिसारी निर्माण कहते हैं। कोनिडिया के निर्माण के समय प्रांगुल का केंद्रक होता है समसूत्री विभाजन द्वारा दो केंद्रक बनाता है। एक केंद्रक ऊपरी शीर्ष भाग में रहता है, ठीक है ना, जो कि कोनिडियम का निर्माण करता है और जिसके आधार पर दोनों के बीच में अर्थात शीर्ष वाले केंद्र के नीचे आधारी भाग पर पट का निर्माण होता है और बाद में ये कोनिडियम गोल आकृति ग्रहण करके और साथ ही साथ स्वयं की भी एक भित्ति स्रावित करता है और कोनिडियम में बदल जाता है। इस प्रकार से प्रांगुल के केंद्रक में निरंतर विभाजन होते रहता तथा कोनिडियम निर्माण की पुनरावृत्ति बार बार होती रहती है जिससे तलाभिसारी क्रम में कोनिडिया की एक चैन बन जाती है। इस तरह से
और प्रत्येक कोनिडियम में जो एक केंद्र की गोलाकार संरचना होती है, परंतु कुछ जातियों में कई बार केंद्र विभाजन होने के कारण ये संरचनाएं बहुकेंद्र की हो जाती है। विभिन्न जातियों के में कोनिडिया केंद्र पाए जाने वाले अलग अलग प्रकार के वर्णक जैसे नीले, भूरे या काले आदि रंग के होते हैं, जो कि उस कवक जाति विशेष विशेष को विशिष्टता प्रदान करते हैं, अर्थात उनकी कॉलोनी को एक विशिष्ट रंग प्रदान करते हैं। कोनिडिया का प्रकीर्णन वायु के द्वारा होता है और उपयुक्त माध्यम पर ये अंकुरित होकर के नवीन कवक जाल को जन्म देते हैं। नेक्स्ट है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन की बात करते हैं, एस्परजिलस की बहुत कम जातियों में ही हमें लैंगिक जनन देखने को मिलता है। एस्परजिलस की अधिकांश जातियां होती है वो समजालिक होती है, अर्थात इनके अंदर कवक जाल के अंदर लैंगिक दृष्टि से कोई विभिन्नता हमें देखने को नहीं मिलती है। समजालिक जातियों से हमारा ये तात्पर्य है कि इसमें एक ही प्रकार के थैलस के ऊपर दोनों प्रकार के जननांग अर्थात नर जननांग पुंधानी तथा मादा जननांग एस्ट्रोगोनियम का विकास होता है। नर व स्त्री जननांगों का विकास एक ही कवक जाल के समीपवर्ती कवक तंतुओं अथवा एक ही कवक तंतु पर एक दूसरे के पार्श्व में होता है। और विषम जालिक जातियां अगर पाई जाती है तो उनके अंतर्गत नर व स्त्री जननांग अलग अलग कवक जालों पर विकसित होते हैं। अब हम देखते हैं कि जो आपके एस्ट्रोगोनियम है मादा जननांग, उसके विकास के समय जो आपके कवक तंतु होते हैं उन कवक तंतु में से कोई भी एक कोशिका से कोई एक शाखा का विकास होता है जो शीघ्र ही सर्पिल व पट्टयुक्त हो जाती है, बेलनाकार और पट्टयुक्त हो जाती है, जैसा कि आप है जो यहाँ इसके अंतर्गत देख रहे हैं, जिसकी और इसकी प्रत्येक कोशिका है जो बहुकेंद्र की हो जाती है। धीरे धीरे ये शाखा सघन रूप से कुंडलित होकर एक स्प्रिंग के रूप में हमें दिखाई देती है। और इस संरचना को हम एस्ट्रोगोनियम या आर्किकार्प कहते हैं। इस एस्ट्रोगोनियम के अंदर 3 भाग होते हैं, जिसके अंतर्गत सबसे इसका जो ऊपरी भाग होता है उसको हम ट्राइकोगाइन कहते हैं, जो लंबा एक कोशिक एवं बहुकेंद्र की होता है। और यह भाग स्त्री जननांग या ग्राही स्तर का कार्य करता है। ट्राइकोगाइन के नीचे स्थित जो भाग होता है उसको हम स्त्री युग्मक या फिर स्त्री युग्मक धाने का कार्य करता है, जिसे एस्ट्रोगोनियम कहते हैं। और ये एक कोशिक व बहुकेंद्र की होता है। और इस ट्राइकोगाइन का जो आधारी भाग होता है वो बहुकोशिक व बहुकेंद्र की होता है, जो कि इस मादा जननांग के वृंत के रूप में कार्य करता है। वहीं पुंधानी अर्थात नर जननांग एस्ट्रोगोनियम के पास ही उसी कवक तंतु पर अथवा दूसरे कवक तंतु पर पुंधानी का समीपवर्ती क्षेत्र के कवक तंतु से विकास होता है। आर्किकार्प के सेप्टेशन से पूर्व अथवा तुरंत पश्चात एक शाखा विकसित होती है, और यही शाखा है जो बाद में पुंधानी में विकसित होती है।
पुंथानी तथा इसका वृत्त दोनों ही बहुकेंद्र की संरचनाएं होती है। लैंगिक जनन के दौरान जो आगे की जो महत्वपूर्ण घटना है वो होती है लैंगिक जननांगों के अर्थात नर जननांग व मादा जननांग के बीच में प्लाज्मोगेमी। इस प्रकार की घटना के अंतर्गत पुंथानी व्रंत द्वारा एस्कोगोनियम के चारों ओर लिपटती हुई ट्राइकोगाइन के संपर्क में आती है। इस प्रकार के लैंगिक जनन को हम गेमेटेंजियल कॉन्टैक्ट कहते हैं। यानी जो आपकी ट्राइकोगाइन है उसके चारों ओर है जो पुंथानी व्रंत के द्वारा लिपटती हुई एस्कोगोनियम, या फिर ऐसे कहते हैं कि जो मादा जननांग है उसके ट्राइकोगाइन भाग, जो ऊपरी भाग है, जो ग्राही के रूप में कार्य करता है, उसके संपर्क में आती है पुंथानी। वो दोनों की विनिष्ट भित्तियों के विलीन होने से बने छिद्र के द्वारा पुंथानी की अंतर वस्तुएं ट्राइकोगाइन के द्वारा ग्रहण कर ली जाती है और यहाँ पर पुंथानी व एस्कोगोनियम की कोशिका द्रव्य का संयोजन अर्थात संलयन हो जाता है, परंतु केंद्रकों का संलयन नहीं होता है। नर व स्त्री केंद्रक परस्पर युग्म या जोड़ों में व्यवस्थित रहते हैं, जिन्हें हम डाइकैरियोन स्थिति के रूप में देखते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। एस्पेजिलस की कुछ जातियों के अंतर्गत पुंथानी की सक्रिय भूमिका सुनिश्चित नहीं है, जैसे एस्पेजिलस रिपेंस में पुंथानी का जो भाग ट्राइकोगाइन के संपर्क में तो आता है, परंतु पुंथानी की जो अंतर वस्तुएं होती है वो एस्कोगोनियम में स्थानांतरित नहीं होती है। तो यहाँ पर लैंगिक जनन की प्रक्रिया के अंतर्गत पुंथानी का कार्य सिर्फ है जो एक उद्दीपन के रूप में होता है। एस्कोगोनियम के अंदर उपस्थित केंद्रक इस उद्दीपन मात्र से ही है जो केंद्रक युग्म का निर्माण कर लेते हैं। अब केंद्रक युग्म निर्माण के पश्चात एस्कोकार्प का विकास होता है। एस्कोकार्प के निर्माण विकास के दौरान प्रत्येक कोशिका से एक बहुकोशिक एस्कोजन तंतु का विकसित होता है। यानी जो एस्कोकार्प बनता है उससे जब एस्कोगोनियम के अंदर केंद्रक युग्म बनाते हैं तो केंद्रक युग्म कई बार विभाजन होने से वो कोशिका बहुकेंद्र की हो जाती है और इन बहुकेंद्र की कोशिकाओं से एस्कोजन तंतु विकसित होते हैं। इसी समय एस्कोगोनियम के आधार से अनेक बंध्य तंतु विकसित होते हैं जो एस्कोगोनियम तथा एस्कोजन तंतुओं को पूर्ण रूप से घेर लेते हैं। तो एस्कोजन तंतु तथा एस्कोगोनियम दोनों को है जो एस्कोगोनियम के आधार से बनने वाले या उत्पन्न होने वाले बंध्य तंतु इसको घेर लेते हैं और ये बंध्य तंतु आपस में गूंथ करके एक स्यूडो पेरेन्काइमेटस आभासी मरुद्दकी आवरण का निर्माण करते हैं, जिसे हम पेरिडर्म कहते हैं। तो परिकला एवं इससे घिरी समस्त संरचना को सामूहिक रूप से हम क्या कहते हैं? एस्कोकार्प, जो कि फ्रूटिंग बॉडी होती है। और इस संरचना अर्थात एस्कोकार्प जो कि पूर्णतः बंद होती है, तो इस प्रकार के फलनकाय को हम क्लिस्टोथीशियम कहते हैं। और एस्कोजन तंतु की शीर्ष कोशिका से सीधे ही एस्कस मात्र कोशिका का विकास होता है, जो कि हम पहले पेनिसिलियम में देख चुके हैं, या फिर उससे पहले एस्कोमाइकोटिना के सामान्य लक्षणों के अंतर्गत हम एस्कस निर्माण की प्रक्रिया को देख चुके हैं। तो एस्परजिलस में एस्कस निर्माण के अंतर्गत एक अलग विभिन्नता देखने को मिलती है कि इसके अंतर्गत जो क्रोजियर का निर्माण नहीं होता है।
इसके दोनों केंद्रक संयुक्त होकर के द्विगुणित केंद्रक बनाते हैं, जिसे हम सिनकरियन कहते हैं। और संयुक्त सिनकरियन एक अर्धसूत्री व एक समसूत्री विभाजन द्वारा 8 केंद्रकों का निर्माण करता है, और प्रत्येक अगुणित केंद्रक एक एस्को बीजाणु बनाता है। और इस अवस्था में एस्कस मात्र कोशिका एस्कस कहलाती है, जिसके अंतर्गत में 8 एस्कोस्पोर देखने को मिलते हैं। परिपक्व क्लिस्टोथिसियम के अंदर एस्कोगोनियम के सभी भाग तथा एसआई भित्तियां समाप्त हो जाती है, तथा एस्को बीजाणु क्लिस्टोथिसियम में बिखर जाते हैं। और क्लिस्टोथिसियम भित्ति की टूटने पर एस्कोस्पोर वायु में प्रकीर्णित हो जाते हैं। प्रत्येक एस्कोस्पोर अंकुरित होकर के नवीन कवक जाल को जन्म देते हैं। एस्कोस्पोर अगुणित एक केंद्र की संरचना होती है, तथा इनके मध्य में एक खांच होती है, जिससे ये पुली के समान दिखाई देते हैं। एस्कोस्पोर्स के अंतर्गत जो इनकी भित्ति होती है वो एपीस्पोर तथा एंडोस्पोर में विभेदित रहती है। बाह्य भित्ति को एपीस्पोर तथा भीतरी भित्ति को एंडोस्पोर कहते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि आपके एस्परजिलस के अंतर्गत अत्यंत आश्रित प्रकार का लैंगिक जनन हमें देखने को मिलता है। अब देखते हैं एस्परजिलस के जीवन चक्र। तो जीवन चक्र के अंतर्गत एस्परजिलस में सामान्य परिस्थितियों के अंतर्गत हमें अलैंगिक जनन के अंतर्गत कोनिडिया के द्वारा इसका ग्रोथ देखने को मिलता है। वहीं लैंगिक जनन के दौरान एंथीरिडियम और एस्कोगोनियम अर्थात नर जननांगों मादा जननांगों में निर्मित युग्मक एस्कोगोनियम आपस में केंद्र युग्म बना करके एस्कोगोनियम के अंदर एस्कोजिन आईवी बनती है, जिसको एस्कोजन हम तंतु कहते हैं। और उसके अंदर केंद्रक है जो द्विकेंद्र की अवस्था में या केंद्रक युग्म अवस्था में होते हैं। और इनके अंदर बाद में पेनिट्रिमेंट सेल होती है, उसके अंदर कैरियोगेमी होती है, जिसके फलस्वरूप एस्कस मदर सेल का निर्माण होता है, जो कि द्विगुणित होती है। और उसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप एस्को बीजाणु बनते हैं, जो अंकुरित होकर के पुनः अगुणित कवक तंतु को जन्म देते हैं। तो इस प्रकार से एस्परजिलस के जीवन चक्र में मुख्यतः अगुणित पीढ़ी में देखने को मिलती है। द्विगुणित पीढ़ी सिर्फ है जो इसके अंतर्गत एस्कोगोनियम के अंदर कैरियोगेमी के दौरान ही अल्पकालिक अवस्था में देखने को मिलती है। धन्यवाद।